चेक कर लो ऐसे ही लिखा है क्या। ठीक है, देखो नेट निगेटिव और पॉजिटिव सेम होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए। जो निगेटिव है वो क्या था अपना क्रेडिट, और जो पॉजिटिव था वो डेबिट। तो अपनी एंट्री क्या बन रही है देखो, जो पॉजिटिव है उनको डेबिट करना है, मतलब मुंबई चेन्नई को डेबिट करना है और दिल्ली और कोलकाता को क्रेडिट करना है। नेट एंट्री ये पास होगी, देखो ना। चेक करो, किसी इसमें डाउट होगा तो पूछो मुझे। कैश भेजा है ना, मुंबई ने भेजा है ना, तो मुंबई को क्रेडिट किया, जिसको मिला उसको डेबिट किया। कौन सा वाला? मुंबई ने कैश भेजा है ना, मुंबई ने कैश भेजा है ना, तो मुंबई को क्रेडिट किया। मुंबई के कॉलम में 22,000 निगेटिव लिखा है, क्योंकि मुंबई ने भेजा है, और जिसको मिला उसको डेबिट किया है। तो दिल्ली को मिला और किसको मिला, कोलकाता को, तो उनके इसमें 15 और 7 पॉजिटिव लिखा है ना। कॉलम्स बराबर चेक करो ऊपर के। रेसिपिएंट ब्रांच को डेबिट किया है, जिसको मिल रहा है। कहाँ गड़बड़ हो गई है? मुंबई चेन्नई टू दिल्ली कोलकाता, हाँ, पर हेडिंग दे देना इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कोई लिख रहा है ये हो गया होगा तो एंट्री पास कर देना। एंट्री आएगी 30 अप्रैल को, मंथ एंड को। जो पॉजिटिव है उनको डेबिट करना है, तो मुंबई और चेन्नई को डेबिट करना है। मुंबई ब्रांच अकाउंट, मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट। हाँ ऐसे ही टाइप का था। टू दिल्ली, ये 10 मार्क को। हम्म 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 बहुत इजी था। तेरे को क्यों टेंशन आ रहा है पासिंग का? इसका नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट in respect of inter-branch transactions. फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। देखो ये एंट्री और ये फाइनल आंसर ये है, लेकिन इसके लिए अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ा। ठीक है, ये फाइनल आंसर है, लेकिन इसके लिए पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ा। चलो ये फाइनल आंसर लिख लो, ताकि फिर आगे बढ़ पाए। चलो हुआ है। सार्थक बोल, बोलना।
उसको क्रेडिट किया है अपन ने, तो क्रेडिट बैलेंस से आएगा ना। हटाना थोड़ी, अपने को रिकॉर्ड करनी है एंट्री, जो बैलेंस है वही दिखाना है ना। इसमें हटाना थोड़ी, तेरे को जो बैलेंस है वही दिखाना है। अमाउंट सही आए थे क्या तेरे? अमाउंट सही आए थे? तेरी क्या गलती हुई थी? तुम्हारा आया था सही? ओके, तुम्हारा आया था इधर आगे, सही आया था, गुड। चलो आखिरी पार्ट करते हैं आज का। हाँ, क्वेश्चन कर रहे। क्या रे आलोक? चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलो अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। केपी मैन्युफैक्चर्स रेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। केपी के रेंज ऑफ गुड्स दिए जो मैन्युफैक्चर करता है, विच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जनरल क्वेश्चन है, ये ऐसे कोई अपना इंडिपेंडेंट ब्रांच के एंट्रीज या डिपेंडेंट ब्रांच का वो ब्रांच अकाउंट स्टॉक एंड डेटर्स वो सब नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है। इसमें कुछ और पूछा है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। उन्होंने बोला है कि एचओ ट्रांसफर गुड्स टू न्यूली ओपन ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%, ओके। ब्रांच देन सेल्स टू गुड्स जनरल पब्लिक। देखो ये होलसेल एचओ है, ये होलसेल प्राइस पे किसको बेचता है? ब्रांच को, और ब्रांच आगे किसको बेचता है? कस्टमर्स को, ठीक है, ऐसे बोला हुआ है, क्योंकि एचओ जो है वो होलसेल कस्टमर को ही बेचता है। सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर is designed to give a factory profit which amounts to 30% of sales value, ठीक है। सेलिंग प्राइस होलसेल कस्टमर्स को कितना है? जो एचओ बेचता है उनको 30% ऑफ सेल्स, मतलब 30% कितने सेलिंग प्राइस पे कमाता है। कौन कमाता है? एचओ, जो होलसेल कस्टमर को बेचता है उन पे। और सेलिंग प्राइस टू जनरल पब्लिक इज डिजाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 30% ऑफ सेल वैल्यू। ब्रांच भी कितना कमाता है? 30% ऑफ सेल वैल्यू, मतलब ब्रांच की जो सेल प्राइस रहेगी उसका 30% वो कमाता है, ऐसे उन्होंने बोला है। उसका 30% ऑफ सेल वैल्यू उसकी ग्रॉस मार्जिन है, ठीक है। केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रेमाइस एंड लीज, ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट फॉर एचओ, ब्रांच और एंटायर बिजनेस, और बैलेंस शीट फॉर एंटायर बिजनेस। देखो ये प्रॉपर पूरा क्वेश्चन है। अभी इसमें पीएनएल अकाउंट तीनों के लिए बनाने बोला है, एचओ का भी, ब्रांच का भी और पूरे बिजनेस का भी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक ही बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें 3 कॉलम्स बना सकते हैं अपन, एक एचओ का, एक ब्रांच का और एक पूरे बिजनेस का टोटल, ठीक है। ऐसे तीनों कॉलम्स बना के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बाकी तो क्वेश्चन में से कुछ अलग नहीं, बस छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी रहेगी। रॉ मटेरियल परचेज है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, डेटर्स है, कैश, ओके, एडमिन सैलरीज, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, ये अलग अलग क्यों है? कोई बता सकता है मुझे? गुड्स सेंड टू ब्रांच 46,000, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 44,500। ट्रांजिट में मतलब 46 के बेचे लेकिन 1500 के अब तक मिले नहीं है,
तो इन ट्रांजिट, वो तो देख के ही समझ रहा है। ओके, ये क्या है? इंटर यूनिट अकाउंट्स। एक दूसरे के बुक्स में एक दूसरे का अकाउंट, मतलब एचओ के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के बुक्स में एचओ का अकाउंट, उसको इंटर यूनिट अकाउंट्स बोला है, मतलब दूसरे का अकाउंट। पर इसमें डिफरेंस क्यों है? एक तो गुड्स इन ट्रांजिट है और कुछ होगा, पर नीचे इसमें कुछ नहीं है एक्चुअली, वो छपा नहीं है मॉड्यूल में ना, न्यू मॉड्यूल में उन्होंने थोड़ा ऐसे अलग दिया था, उन्होंने ऐसे बॉक्स में दिया है, तो वो मेरे ध्यान में नहीं आया, तो वो छपा नहीं है। तो ये जो चीज़ रहेगी, तुम क्या कर सकते हो, अभी लिख लो या क्या करोगे? अरे 4 पॉइंट है सिर्फ, क्या करोगे बोलो? या फिर उधर रेफरेंस दे देना, कुछ तो एक कर लो या लिख लो फिर। किसका पेज नंबर? क्वेश्चन का? तुमको मॉड्यूल का पेज नंबर रेफरेंस देना है तो भी दे सकते हो। मॉड्यूल का पेज नंबर है 15.56। क्वेश्चन नंबर सेम है, अपना भी 11 है, मॉड्यूल का भी 11 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेम है, पेज नंबर 15.56 पे, पेज नंबर 15 मॉड्यूल 3 में पेज नंबर 15.56। अभी के लिए रेफरेंस दे दो यार, अभी लिखने को टाइम जाएगा ना तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। पेज नंबर 15.56, पेज नंबर 15.56 मॉड्यूल का है। चाहिए तो घर पे इसको लिख लेना, तुमको नोटबुक में लिखना हो तो, या जहाँ पे भी लिखना हो। मॉड्यूल का पेज नंबर 15.56, मॉड्यूल नंबर 3। ठीक है, ये 4 नोट्स है उन्होंने जो दिए हुए, 4 नोट्स दिए हुए उन्होंने। चलो अभी क्या करते हैं अपन, बनाना शुरू करेंगे। ओके, तो कैसे बनाएंगे? इन द बुक्स ऑफ केपी, हेड ऑफिस के बुक्स में, वो समझाता हूँ जब सॉल्व करेंगे। इन द बुक्स ऑफ केपी, वो लगने वाला है अपने को आगे। ब्रांच के 3 कॉलम कौन बोला? उन्होंने 3 चीजों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोले ना, ऑब्वियसली। जो एग्जाम में नहीं चलने वाला, जो एग्जाम में नहीं चलने वाला वो क्यों बताऊंगा रे मैं, आलोक? पहले 3 कॉलम्स बनाओ एक बार। दो पेज पे क्या, कितने तो कॉलम है? 4 और 4 कॉलम है। हाँ बनाना तो बना, तेरी इच्छा, मैं क्यों रोकूंगा? नहीं नहीं, शेड्यूल 3 क्यों करना है? कंपनी थोड़ी वो। कंपनी नहीं तो शेड्यूल 3 नहीं बनाएंगे। आराम से। एचओ रुपीज, ब्रांच रुपीज, टोटल एचओ रुपीज, ब्रांच रुपीज, टोटल। चलो डन।
ओके, हुआ है तुम्हारा अकाउंट्स बना के? 1 मिनट और। क्या हुआ नीलिमा? तो पेपर लाई क्या आज? अच्छा होने लगी, मेरा क्लास है इमीडिएटली। चलो हुआ। देखो एक बार इनका प्रॉफिट स्ट्रक्चर समझा देता हूं शुरू करने से पहले, ठीक है? इधर ध्यान देना अभी। ओके, ये एचओ है, ये कौन है? ब्रांच। और ये कौन है? कस्टमर्स। आलोक नहीं थे, वो कस्टमर्स है। ठीक है। यस, सुनो, देखो इनका प्रॉफिट स्ट्रक्चर सुन लो। देखो क्या बोला उन्होंने, एचओ ब्रांच को कितने में बेचता है? बोला है कुछ तो। एचओ ब्रांच को कितने में बेचता है बताओ? कॉस्ट प्लस 15%। ठीक है, वेरी गुड। एचओ कस्टमर्स को कितने में बेचता है? 30% ऑन सेल्स, सेलिंग प्राइस, ये वैल्यू पे, बराबर। ब्रांच कस्टमर्स को कितने में बेचता है? 30% ऑफ सेल्स। मतलब इतना मार्जिन वो कमाता है, इतना प्रॉफिट वो कमाता है, ठीक है? इतना प्रॉफिट ब्रांच कमाता है। और ब्रांच का 30% ऑफ सेल्स मतलब ब्रांच का प्रॉफिट मतलब रिटेल प्रॉफिट। ब्रांच का रिटेल प्रॉफिट इतना है, ठीक है? बस ये प्रॉफिट स्ट्रक्चर है उनका। अभी ये अपने को काम में आने वाला है, ठीक है? आगे देखते हैं, ये अपने को काम में आने वाला है। नहीं, मुझे बताओ, ये होलसेल प्राइस वाला है, तो इसमें गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव्ड का रिवर्स करोगे स्टॉक रिजर्व? नहीं। लेकिन किसका रिजर्व करोगे? ओपनिंग और क्लोजिंग का। ओपनिंग और क्लोजिंग का रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि एचओ ब्रांच को बेचता है ये 15% ऐड करके। तो ये 15% तो अनरियलाइज्ड है ना स्टॉक का, जो जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना तो अनरियलाइज्ड है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का रिवर्स करना पड़ेगा, जैसे पहले भी कर रहे थे, ठीक है? बाकियों का नहीं करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं, एक एक चीज़ करेंगे, एक एक चीज़ करते हैं। एचओ और ब्रांच के बारे में दोनों चीज़ें दिए, चलो एक एक चीज़ लिख के उसको टिक करते जाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक, देखो अभी ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी है, फिनिश गुड्स का भी है। मेरा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी है और फिनिश गुड्स का भी है। 2 मिनट। और चलो, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? अभी ओपनिंग स्टॉक सिर्फ फिनिश गुड्स का लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक साथ लिखेंगे, ठीक है? पीएनएल में वैसे ही डालते हैं जनरली, रॉ मटेरियल का अलग से क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते। अच्छा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक पता है क्या अपने को? एचओ के नीचे देखो ना, देखो ना, अरे इसमें इधर इधर, द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट एचओ ऑन 31 दिसंबर वॉज वैल्यूड एट 2300, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है रॉ मटेरियल की, तो वो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखने में काम में आएगा। पहले ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक पहले फिनिश गुड्स का। एचओ का कितना ओपनिंग स्टॉक था? 13,000, और इसका है 9,200, ठीक है? और लिखते ही इसको टिक कर देना, लिखते ही टिक कर देना 13,000 और 9,200। और टोटल कॉलम में क्या करना है? अभी ऐड करके लिखना है 13,000, 9,200, 22,200। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट इमीडिएटली टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है? चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग। चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। रॉ मटेरियल वैसे भी एचओ के इसमें ये सिर्फ इसका रॉ मटेरियल परचेस था 35, ओपनिंग स्टॉक था 1800 और क्लोजिंग स्टॉक है 2300। तो 1800 ब्रैकेट में लिख देंगे इधर, 1800 प्लस 35,000
माइनस 2300, कितना हो रहा है ये 34,500। और टोटल कॉलम में अभी इसका कुछ है नहीं रॉ मटेरियल, तो इसका 34,500 टोटल कॉलम। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है, ओके वेरी गुड। तो इसको भी टिक कर देते, ये हो गया है, रॉ मटेरियल हो गया, ओपनिंग स्टॉक इसका हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, नहीं क्लोजिंग स्टॉक हुआ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक के 2 एडजस्टमेंट आते हैं, वो बैलेंस शीट में भी जाएगा। एक काम करो बैलेंस शीट भी बना दो साइमल्टेनियसली, ताकि कुछ चीजें भूले ना अपन। बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन रुपीज लाइबिलिटीज एसेट्स। एसेट में यहाँ पे स्टॉक लिख दे रहा हूँ मैं, स्टॉक इन्वेंट्री, इसमें रॉ मटेरियल। देखो उन्होंने बैलेंस शीट में 3 पार्ट्स नहीं पूछे, बैलेंस शीट में सीधा टोटल बिजनेस का ही पूछा है, तो टोटल बनाया तो चल जाएगा। तो रॉ मटेरियल 2300 का अपने पास स्टॉक है, तो इसको एसेट साइड में लिख दिया अपना स्टॉक, ठीक है। एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिया और एसेट में दिखा दिया। अभी वो रॉ मटेरियल वाले एडजस्टमेंट को टिक कर सकते हो, तुम्हारे पास नहीं है वो तो इमेजिनरी टिक कर दो। नेक्स्ट 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 क्या दिया है देखो, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग में या पीएनएल में? ट्रेडिंग में ही। चलो वेजेस लिख देते, 18,500, 18,500 के वेजेस है। कोई एडजस्टमेंट वेजेस का नहीं है, वेजेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट बस सैलरी का है अभी और इंटर ब्रांच का है बस, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसमें। टू वेजेस, वेजेस एचओ ने पे किए, कितने पे किए? 1,08,500। टोटल कॉलम में भी लिख देना 1,08,500, टोटल में भी वेजेस लिख दिए। नेक्स्ट वेजेस हो गए। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग में। फैक्ट्री का खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 39,000, इधर डेबिट में भी और टोटल में भी। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिख दिए, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिख दिया। यस बोल। ओपनिंग स्टॉक का करेंगे ना पीएनएल? क्या क्या? बैलेंस शीट में कुछ नहीं, स्टॉक ही लिखा है अब तक। हाँ, इसके बाद क्या दिया है ट्रायल बैलेंस में? डेटर्स। तो डेटर्स कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ब्रांच के डेटर्स नहीं है तो टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटर्स सिर्फ इसके एचओ के है, तो डेटर्स लिख देंगे यहाँ पे। डेटर्स 37,000, डेटर्स 37,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स 37,000। सार्थक क्या हुआ? तुम लोग यार क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान दो ना इधर। चलो डेटर्स, हाँ ट्रायल बैलेंस किस दिन का है तो डेटर्स कैसे ओपनिंग करेंगे, है ना। चलो तो डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या? कैश दिया है। ओके, कैश 22,000 और 1,000, लेकिन कैश का एक एडजस्टमेंट है। ऑन 28th December, ऑन 28th December ब्रांच रेमिटेड 1500 टू एचओ। 1500 का कैश ब्रांच ने किसको दिया था? एचओ को। लेकिन एचओ रिकॉर्ड करना, एचओ ने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि उसको मिला ही नहीं है, तो कैश इन ट्रांजिट है, तो एचओ के कैश में ऐड हो जाएगा, है ना। एचओ के कैश में ऐड हो जाएगा क्योंकि एचओ के कैश बैलेंस में नहीं है अब तक, उसको मिला नहीं, उसने एंट्री नहीं की है, लेकिन कैश इन ट्रांजिट एंट्री कर देंगे। तो देखो जब कैश दिखाएंगे इधर बैलेंस शीट में, जब कैश दिखाएंगे
ठीक है, कैश यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कैश। तो टोटल कैश कर दूंगा मैं, कितना है दोनों का, 22,000 और 22 और 1, तो ये 23 है, लेकिन इन ट्रांजिट भी है। उसको चाहिए तो तुम अलग से भी लिख सकते हो, कैश इन ट्रांजिट, या उसी में भी ऐड भी किया तो भी चलेगा, ब्रैकेट में लिख सकते हो इंक्लूडिंग ट्रांजिट। तो 23,000 कैश था और इन ट्रांजिट का कैश है 1500, कैश इन ट्रांजिट है 1500, तो टोटल कैश अपना है 24,500, टोटल कैश है 24,500। इसको मैं इनर कॉलम में लिख देता हूँ, बेटर दिएगा, 23,1500। यस, कैश हो गया है, कैश को मैं टिक कर देता हूँ, कैश को टिक कर देता हूँ, दोनों का कैश हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, सैलरीज है, सैलरी कहाँ जाता है, पीएनएल में, सैलरी जाएगा पीएनएल में, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज है। चलो पीएनएल मतलब अभी ट्रेडिंग के लिए थोड़ी जगह छोड़ के नीचे पीएनएल साइड में लिखूंगा 2, क्या क्या, हाँ सैलरी की एडजस्टमेंट थी, बोनस है, एक बोनस है, अलग से लिख देंगे वो किसका है वो नहीं दिया ही नहीं उन्होंने, तो वो अलग से लिख देंगे अपन, 17,900। ठीक है, सैलरीज लिख दिए, ट्रायल बैलेंस में था, इसका एक एडजस्टमेंट जो कर दिया, एडमिन सैलरीज, इसको भी टिक कर दूंगा मैं, दोनों का इफेक्ट हो गया है। फिर सेल्समैन सैलरी, ये भी कहा जाएगा पीएनएल में ही, इसको भी लिख देना एडमिन सैलरीज के नीचे, टू सेल्समैन सैलरीज 22,500 और 6,200, 28,700। ठीक है, टोटल मतलब ये एंटायर बिजनेस का। एडमिन सैलरीज लिख दिया है, सेल्समैन सैलरीज लिख दिया है, यहां तक आ गए हो सब। ठीक है, 2 मिनट रुकता हूं मैं, कंप्लीट करो यहां तक। कनिष्का सॉल्व करना, क्या कर रही है, यहां तक आए हो क्या सब, यहां तक आ जाओ जल्दी से। एडमिन सैलरीज और सेल्समैन सैलरीज लिख दिया है मैंने, बस वही है और कुछ नहीं। उसका वो कुछ नहीं होता है बैलेंस शीट में, वो एज अ बिजनेस एज अ होल कुछ नहीं है ना एक दूसरे को पेएबल, तो नहीं आएगा वो एलिमिनेट हो जाता है। तो डिफरेंस एडजस्ट हो जाएगा ना एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद, कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट दिखाने के बाद सेम बैलेंस आ जाएगा। चलो हो गया, यहाँ तक आया अभी सब, देखो यहाँ तक हो गया मेरा, सेल्समैन सैलरी टिक कर देता हूँ। अदर एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, ये भी कहा जाएंगे पीएनएल में, चलो पीएनएल में लिख देते हैं 12,500 और 2,300, टू अदर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, टू अदर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500 और 2,300, टोटल कॉलम में लिख देना 14,800। अदर एडमिन एंड सेलिंग तक आया हूं मैं, अदर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। इंटर यूनिट अकाउंट्स, एचओ के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के बुक्स में एचओ का अकाउंट। देखो ये आइडियली एसेट या लाइबिलिटी है, लेकिन जब बिजनेस एज अ होल देखने गए तो बिजनेस एज अ होल के लिए क्या ये कुछ है, नहीं, बिजनेस एज अ होल के लिए एक दूसरे को पेएबल रिसीवेबल नहीं है, तो इंटर कंपनी एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए सेम बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इनका बैलेंस तो अलग है। वो क्यों अलग है, क्योंकि इन ट्रांजिट वाली चीजें, तो इन ट्रांजिट वाली चीजें करने के बाद देखते हैं क्या उनका बैलेंस सही हो जाएगा। देखो नीचे दिया है यहाँ पे, ब्रांच ने 1500 रेमिट किया था एचओ को, तो ब्रांच ने एचओ को 1500 रेमिट किया है, तो ये एचओ ने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो एचओ क्या एंट्री पास करेगा इसकी, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, तो ये ब्रांच का बैलेंस में से 5,000 में से 1500 माइनस हो जाएगा, ये 3500 बचेगा। ओके, और नीचे देखो और एक चीज दी है, एचओ ने गुड्स डिस्पैच किए थे 1500 के, अब तक मिले नहीं है, तो ब्रांच इसकी एंट्री क्या पास करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, तो एचओ का बैलेंस बढ़ जाएगा, ब्रांच के बुक्स में एचओ का बैलेंस बढ़ेगा ना, ब्रांच ने क्या एंट्री पास की, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, तो ब्रांच के बुक्स में एचओ का बैलेंस बढ़ेगा 3500। देखो सेम बैलेंस आया है,
तो अब ये सेम बैलेंस एलिमिनेट हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ये अलग से लिख देना बाद में। क्या क्या? हाँ नोट, ये क्वेश्चन करने के बाद एंड में लिखते हैं अपन। चलो तो ये हो गया है। आगे आगे बढ़ता हूँ मैं। कैपिटल दिया है 50,000, कैपिटल कहाँ जाएगा अपना? लाइबिलिटी साइड में। चलो कैपिटल लिख देते हैं। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 50,000, कैपिटल इनर में लिखना, उसमें नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड करना रहेगा। कैपिटल 50,000। चलो नेक्स्ट करता हूं मैं। क्रेडिटर्स दिए हैं 13,000 के। क्रेडिटर्स कहाँ दिखेंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स दिखेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स कितने क्रेडिटर्स है? 13,000। ब्रांच के तो है ही नहीं, तो सिर्फ इसके क्रेडिटर्स दिखा दिए लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, क्रेडिटर्स मैंने दिखा दिए, क्रेडिटर्स को टिक कर देता हूँ। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, कोई बता सकता है ये क्या है? स्टॉक रिजर्व। कौन सा स्टॉक रिजर्व? ओपनिंग या क्लोज? सोचो, ये ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व है। देखो क्लोजिंग का बैलेंस कैरिड डाउन होता है और वो ओपनिंग में ब्रॉट डाउन होता है, तो ये ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग को बैलेंस पड़ा होगा, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, देखो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा है अपन ने? इधर देखो, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक इधर लिखा है 9,200, तो उसका कहाँ रिवर्स होगा स्टॉक रिजर्व? क्रेडिट साइड में, लेकिन ट्रेडिंग में नहीं, पीएनएल में। पीएनएल में रिजर्व होगा यहाँ पे बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व। और फिर क्लोजिंग के स्टॉक रिजर्व का क्या? वो यही साल होगा, वो निकालना पड़ेगा अपने को, वो निकाल के वो डेबिट साइड में डालेंगे। बाय स्टॉक रिजर्व ये ओपनिंग स्टॉक का है, बाय स्टॉक रिजर्व ये ओपनिंग स्टॉक का है 1200। किसके पीएनएल में डालूं? एचओ के या ब्रांच के? किसके पीएनएल में डालूं? एचओ के या ब्रांच के? एचओ के। अनरियलाइज प्रॉफिट किसका था? एचओ का ना। एचओ ने प्रॉफिट पे भेजा था जो अनरियलाइज्ड पड़ा है, रियलाइज हुआ नहीं है, तो एचओ उसके पीएनएल से कम करेगा ना प्रॉफिट। ठीक है, तो एचओ के इसमें आएगा, कितना था? 1200। ये एचओ के इसमें याद आएगा, याद रखना। एचओ के इसमें आएगा 1200, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। ओके, टोटल में भी इसको लिख देना, टोटल के भी ओपनिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे। चलो ये हो गया है। सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा? यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय सेल्स, बाय सेल्स 2 लाख और 65,200, 2 लाख और 65,200। इसका टोटल कर लेना 265,200, इसका टोटल कर लेना 265,200। सेल्स हो गए। लास्ट चीज बची ट्रायल बैलेंस में, गुड्स सेंड टू ब्रांच। एचओ ने जो ब्रांच को गुड्स भेजे हैं, ये एचओ के किधर आएंगे बताओ? एचओ ने गुड्स भेजे हैं क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। जब भी गुड्स जाते हैं तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते हैं, और गुड्स जब भी आते हैं तब ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे। तो एचओ ने भेजे हैं, तो यहाँ पे बाय गुड्स सेंट, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 46,000 के गुड्स भेजे हैं एचओ ने ब्रांच को, और ब्रांच को मिले हैं तो ब्रांच के डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 46,000। उस केस में भले ही 44,500 दिख रहा है, लेकिन वो करेक्ट करने के बाद वो 46 हो जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच 46 एचओ के क्रेडिट में, क्योंकि एचओ ने भेजे हैं, और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ ब्रांच के डेबिट में, क्योंकि ब्रांच को मिले हैं। ठीक है, तो अभी सुनना, ये क्वेश्चन अपन कल कंटिन्यू खत्म करेंगे। इसमें एक्चुअली तुमने देखा होगा तो क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकते, कुछ और निकाल सकते, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, छोटा सा बचा एक्चुअली 5-10 मिनट का, लेकिन लेट हो जाएगा तुमको लॉ के लिए, तो इसलिए एक बार मैं मैम को पूछ लेता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ।
लेते हैं अभी कर लेते हैं, ठीक है, फ्लो में हो जाएगा। चलो, तो अभी मुझे बताओ, हाँ मुझे बताओ, ये टोटल में मतलब एंटायर बिजनेस के लिए जब मैं सोचता हूँ तो गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव्ड एंटायर बिजनेस के लिए क्या कुछ ट्रांजैक्शन है? नहीं ना। मतलब मैं अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स भेजता हूँ तो मेरे बिजनेस के लिए क्या ट्रांजैक्शन थोड़ी हुआ है? तो इसलिए टोटल में इसको मत लिखना। देखो भले ही वो एलिमिनेट हो जाएगा डेबिट क्रेडिट में, पर लिखना ही नहीं है, क्योंकि एंटायर बिजनेस के लिए ये ना गुड्स सेंट है ना गुड्स रिसीव्ड है। तो ये 46,000 टोटल में नहीं लिखना है, ठीक है। टोटल में लिखने की गलती मत करना, ये टोटल में नहीं आएगा। देखो दोस्तों, अपना प्लॉटिंग या पोस्टिंग पूरा हो गया है, ट्रायल बैलेंस से ट्रायल बैलेंस पूरा खाली हो गया है। ये कुछ बोनस पेएबल है उसका एडजस्टमेंट है बस, बाकी तो कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है, एडजस्टमेंट्स भी हो गए अपने सारे। तो अभी यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए ट्रेडिंग को अपने को ग्रॉस प्रॉफिट लगता है, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है, उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो अभी यहाँ पे एक अजम्पशन ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, लेकिन उन्होंने एडजस्टमेंट में क्लियर कर दिया है कि देयर इज नो स्टॉक लॉसेस, स्टॉक लॉसेस हुए नहीं है। और फिनिश गुड्स को वैल्यू करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, उन्होंने बोला है नो ओपनिंग और क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है क्लोजिंग स्टॉक में, लेकिन फिनिश गुड्स है, ठीक है। तो फिनिश गुड्स है तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मुझे जीपी निकालना पड़ेगा, और जीपी का डेटा उन्होंने दिया है, ये देखो ऊपर अपन ने लिखा था, याद है? देखो, जो एचओ भेजता है दूसरों को बेचता है, मतलब ये 2 लाख का सेल्स उसने दूसरों को किया है, इस पे कितना कमाता है वो? 30%। और जो ब्रांच को 46,000 का सेल किया है, इस पे कितना कमाता है? 15%, लेकिन ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। और ये 65,200 जो ब्रांच ने दूसरों को बेचा है, उस पे ब्रांच कितना कमाता है? 30%, ठीक है। तो जीपी निकालना आसान है। चलो एचओ का निकालने का ट्राई करो। एचओ का मुझे टोटल जीपी चाहिए, एचओ का मुझे टोटल जीपी चाहिए, मतलब बाहर वालों के सेल्स का भी और ब्रांच के सेल का भी मिला के 72,000, ओके। $66,000, ओके। कितना आया? एचओ का निकाला किसी ने ग्रॉस प्रॉफिट, और कितना आया? 66। बाकी निकाला नहीं अब तक, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, वर्किंग नोट में ये बनाएंगे, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। एचओ का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जो कस्टमर्स को बेचा है 2 लाख का, इस पे वो 30% कमाता है, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है 60। और जो ब्रांच को बेचता है इस पे 15% कमाता है, लेकिन ऑन कॉस्ट, 15% ऑन कॉस्ट। तो 15% ऑन कॉस्ट होने की वजह से अभी मैं 46,000 पे प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालूं? देखो इसको ऐसे लिख के दिखाता हूं मैं तुमको, कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 15 है, सेलिंग प्राइस 115 है, 46,000 में बेचा है, तो मुझे प्रॉफिट निकालना है इंटू 15/115, जो हमेशा करते हैं। कॉस्ट पे अगर रेट दिया है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय इंटू 15/115, तो 6,000 इसका जीपी है। तो एचओ का जीपी आ गया कितना? 66,000। और ब्रांच का जीपी तो और भी आसान है, क्योंकि उसका सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर ही है ब्रांच का जीपी। तो ब्रांच का जीपी कितना है? सेल्स टू कस्टमर, सेल्स कितना है उसका? 65,200 ना, इस पे कितना कमाता है वो? 30% कमाता है, तो 19, दोनों का जीपी आ गया, ठीक है। ये वर्किंग नोट लिख रहे हो अभी या बाद में लिख रहे हो? ठीक है, लिख लो अब बीच, वर्किंग नोट लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट जाके ट्रेडिंग में लिख देंगे अपन, टू ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना।
लिखा? चलो हुआ है अभी? यस। तो ये वर्किंग नोट हो गया होगा, तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे और क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर 15,000 और 9,560, उसका टोटल करके लिखेंगे 24,560। क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, बैलेंसिंग फिगर। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है, फिर ये जीपी ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल में, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में। हाँ हाँ, पर उसके लिए तेरे को रिटेल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अलग से। इसमें अपने निकाला नहीं वो कि ये 120 में बेचता है तो ये कितने में बेचता है आगे। हाँ, इसमें इजी इसलिए इसमें निकालते नहीं बैठे अपन। हाँ, बोनस का एक एडजस्टमेंट बचा है। लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट तक आए सब, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। अभी इसमें एक लास्ट काम बचा है दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व। किसके क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व होगा? किसके क्लोजिंग स्टॉक में रिजर्व होगा? ब्रांच के। देखो एचओ के क्लोजिंग स्टॉक खुद का है ना उसका, उसमें किसका प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट किसके स्टॉक में होता है? ब्रांच के स्टॉक में। तो ब्रांच के स्टॉक में मुझे स्टॉक रिजर्व निकालना है। लास्ट वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक जो आया बैलेंसिंग फिगर, अभी उस पर का मैं स्टॉक रिजर्व निकाल रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक कितना है ब्रांच का? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच 9560। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच 9560। इसमें किसका प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है? किसका प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है इसमें? एचओ का। एचओ कितना प्रॉफिट चार्ज करके बेचता है इसको? 15% ऑन कॉस्ट है। तो इसका स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए 9560 इंटू 15/115 करूंगा, क्योंकि 15% ऑन कॉस्ट था। 1247 का स्टॉक रिजर्व। 1247 का स्टॉक रिजर्व। 1247 का स्टॉक रिजर्व। क्या हुआ? हुआ है? लिखा है ये वर्किंग नोट। तो ये स्टॉक रिजर्व का क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो इसका रिजर्व का रिवर्स करेंगे पीएनएल के डेबिट में। पीएनएल के डेबिट में इसको डालेंगे। पीएनएल के डेबिट में यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व। टू स्टॉक रिजर्व ये क्लोजिंग स्टॉक का है। किसके इसमें आएगा बोलो? एचओ या ब्रांच? एचओ के कॉलम में लिखो या ब्रांच के? एचओ के। प्रॉफिट किसके इससे माइनस करेंगे? देखो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में, लेकिन प्रॉफिट किसके पीएनएल में था? एचओ के पीएनएल में था ना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसके पीएनएल से हटाऊंगा? एचओ के। तो स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 1247, टोटल में भी लिख देना 1247। खत्म हो गया। बस यहाँ पे एक एडजस्टमेंट था, बोनस पेएबल था। बोनस पेएबल टू ब्रांच एम्प्लॉइज 156। तो बोनस पेएबल के दो एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है टू बोनस टू एम्प्लॉइज 156। ब्रांच के इसमें लिखेंगे 156 देना बाकी है, और इधर आउटस्टैंडिंग आएगा, आउटस्टैंडिंग बोनस 156।
आउटस्टैंडिंग बोनस 156। बस अभी खत्म हो गया। टू नेट प्रॉफिट निकाल के कैपिटल में ऐड कर देंगे, टू नेट प्रॉफिट निकाल के कैपिटल में ऐड कर देंगे। $17,053 और 6904 23957 23957 का टोटल प्रॉफिट, एंटायर बिजनेस का प्रॉफिट है 23957। ठीक है, देखो ये ट्रेडिंग P&L अकाउंट खत्म होता है, ये प्रॉफिट वहाँ पे ऐड कर देंगे। 23957 का नेट प्रॉफिट, 23957 का नेट प्रॉफिट ऐड किया, कैपिटल होगा 73957। कैपिटल दिखेगा 73957 और इसको टैली कर लेना, क्लोज कर लेना। 87113 87113 का टोटल। नहीं, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक रह गया था मेरे से, सॉरी सॉरी सॉरी, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक रह गया था। फिनिश गुड्स जो अपना बैलेंसिंग फिगर आया था ना, क्लोजिंग स्टॉक दोनों का, या एसेट है ना अपना 24560, टोटल 24560 का क्लोजिंग स्टॉक अभी टैली होना चाहिए। कुछ बचा है क्या फिर? डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कोई एसेट है नहीं, रॉ मटेरियल लिख दिया है। अरे वो स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व स्टॉक से माइनस करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व स्टॉक से माइनस करना पड़ेगा 24560। ये क्लोजिंग स्टॉक में 1247 का रिजर्व था, क्लोजिंग स्टॉक में 1247 का स्टॉक रिजर्व था, तो ये माइनस करना मत भूलना। तो ये आ जाएगा 23313 अभी होना चाहिए। यस, चलो जिसका बाकी कंप्लीट कर लो, ये होता है खत्म। किसी को कुछ देखना है, वर्किंग नोट वगैरह, बैलेंस शीट? हाँ, नोट में कल लिखा दूंगा याद से। बैलेंस शीट चेक कर लो। आज यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट सॉल्विंग ऑफ द सम। और कल मैं नोट्स लिखा दूंगा इसके, और एक होमवर्क में जर्नल एंट्री वाला रहेगा, सिर्फ उतना कर लेना। ओके, ठीक है, ठीक है, जीएसटी पढ़ लो बस।